हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो कहानी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो कहानी कुछ यूँ है। उन 5 लड़कों ने मुझे बहुत मोटी रकम दी और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वह जैसे ही बिस्तर के पास आया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि मैं खून से मजबूरी इंसान से कुछ भी करा देती है। हालात के हाथों मजबूर होकर इंसान ना चाहते हुए भी अपनी इज्जत को तार तार कर देता है, या यूं कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मैं भी कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। उन 5 लड़कों ने एक के बाद एक मुझे नोच डाला था। दर्द हद से पार हो चुका था, लेकिन यह सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। ना ही मुझे कपड़ों का होश था और ना ही शरीर में उठने वाली दर्द भरी लहर का। 2 ही लड़कों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था कि मेरा सारा बदन जख्मी हो गया था। सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी कि और 3 लड़के भी मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उनकी भी इच्छा पूरी करनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के बदले कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिश ही मुझे इस रास्ते पर ले आई थी, जहां मैं एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने को तैयार हो गई थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। वह सब शरीर के बहुत हट्टे कट्टे और नौजवान थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर पर 2 ही लड़कों ने मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी थी कि आगे मुझ में और हिम्मत नहीं थी। उन दोनों ने मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली बार था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे में अंदर चला आया। मैं थक चुकी थी। मैंने गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा समय चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। वह फ़ौरन ही मेरे पास चला आया। मेरे आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ और अपनी मनमानी करने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा है। मेरा धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता। इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से उसकी मनमानी झेल रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरे होठों और गालों पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर तुम दोबारा मौका दो तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त गुजारने आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक नज़र अपने शरीर पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ जख्म मौजूद ना हो। तीसरे लड़के ने तो हद से ज़्यादा मेरा शरीर नोच डाला था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने पूरे 1 लाख के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल रहे थे, और यह एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। धीरे धीरे दर्द से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक और दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छठा लड़का मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख ही निकल गई। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी। मैंने बीए किया हुआ था, लेकिन आज के ज़माने में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल चाट रहे होते हैं, और यह बात मुझे उस दिन महसूस हुई जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लंबी लाइन लगी होती थी, जो अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। और इस वक्त हमारे सर पर एक और आसमान टूट पड़ा, जब पापा की कंपनी अचानक से बंद हो गई और पापा की नौकरी छूट गई। बाबा घर में अकेले ही कमाने वाले थे, और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थी। बड़ी बहन कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज़ रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर बाबा का चेहरा उतर जाता। वह बड़े प्यार से मुझे पुकार कर कहते, प्रिया बेटी, तू फिक्र ना कर,
एक दिन तेरे भी भाग जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नज़र ही नहीं आता था। और फिर बाबा नींद में ही भगवान को प्यारे हो गए। और जब बाबा हमारी ज़िंदगी से चले गए तब हमें एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वह हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी आम ज़रूरत से तो हम परेशान नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों और परिवार वालों ने हमारी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सभी अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसी को पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूल में नौकरी करनी चाहिए तो यह देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे से दिन ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 5000 मिल रहे थे, जिससे पूरे घर का खर्च चलाना मुश्किल था। और उस पर स्कूल वालों को मेरा एक्सपीरियंस अलग से चाहिए था, जो कि मुझे नहीं था। परेशान होकर मैंने अपनी एक पुरानी फ्रेंड से नौकरी के लिए बात की। दोस्त के भाई के ज़रिए से मुझे एक फूड कैफ़े में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़े इलाके में बना हुआ था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग की फिटिंग वाली यूनिफॉर्म मुझे दे दी गई जिस पर फूड कैफ़े लिखा था, और मुझे अगले ही दिन से नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हों और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल का काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना ज़रूरत के घर से निकलने की नौबत ही नहीं आई थी, और फूड कैफ़े में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वापस वहाँ से घर आ गई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ ने रोते हुए बताया कि बिजली वाले आए थे और बिल न भरने की वजह से मीटर काट दिया गया है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक करके रह गया। गर्मी ज़ोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीनों से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू ने मेरे लिए इस नौकरी को और भी बहुत ज़रूरी बना दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा सहारा हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियाँ करनी हैं। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ये फ़र्ज़ निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी मुझे नौकरी कहाँ मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी है और 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। कभी कभी ड्यूटी 24 घंटे की भी हो सकती है। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। यह कौन सी कंपनी है जो ऐसे 24 घंटे तक चलती है? इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज़्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजे कैफ़े के लिए मैं रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म कैफ़े में आकर बदला था। मैनेजर ने मुझे कैफ़े के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे रेड हॉट कलर की लिपस्टिक लगाई और मेरा मेकअप किया। वह बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी, और उसके बाद जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी साफ़ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी। तब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिली, बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतें कम ही आती थीं, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुँचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुँची थी।
माँ मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे। फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास नहीं खड़ा किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। कुछ लोग जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरी सांस रुकने लगती। यह कैफ़े मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों को मैं बात करना। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में टिप से काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि 5 लड़के रोज़ाना ही शाम के वक्त कैफ़े में आने लगे और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। उनमें से एक पूछने लगा कि तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई ना कोई सवाल पूछ ही लेता था। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैं जितना कमाती थी उसमें सिर्फ घर का खर्चा चल सकता था, शादी नहीं की जा सकती थी। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले, कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 25 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो कैफ़े पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की को बता दी कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर दो। मुझे उसकी बात ठीक लगी। घर आकर मैंने माँ को यही सलाह दी कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी माँ बात सुनकर कहने लगी कि हर किसी को हमारे घर की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट दे दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन की एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी कमी निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नतें न करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके पैसों का इंतज़ाम कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही तो कह रही थी कि अगर बाबा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। मैंने मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। वह लड़के अभी भी रोज़ाना ही आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी परेशानी बता दी थी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर
उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगा, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वे 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, और उन्होंने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए का ऑफ़र दे दिया। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम कर आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं समझ गई उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ ऑफ़र दिया है, मानना न मानना तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत पर दाव रखकर लाख रुपए नहीं हासिल कर सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही हारी थकी जब मैं लौटकर घर आई तो मेरी माँ और मेरी बहन मेरे इंतज़ार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं, और वह दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम न हो सका था और माँ मुझसे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर बहुत समय के बाद खुशी थी। खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे। मैं चाहकर भी माँ से नहीं कह पाई कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी इज्जत की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैं उन 5 लड़कों के ऑफ़र को मान लिया। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगी। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने में मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं कैफ़े से छुट्टी लेने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 लड़कों ने मुझे अपनी हवस का शिकार बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने हाथों में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहाँ शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे बाद आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा शरीर मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन 5 लड़कों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर तरस आ गया था, वरना शायद मैं उस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से वह लाख रुपए लेकर मुझे दिए थे। वह 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और पैसे भी मेरे हाथ में आ गए थे, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए कहा और यकीन दिलाया कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूँगी। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस ज़माने में बगैर किसी मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। ऐसे लोग ज़माने में ना के बराबर हैं, जो बिना किसी फ़ायदे के मदद करते हैं। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि बहुत मजबूरी में ही वह इस हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे वह तंग कपड़े पहनकर किसी कैफ़े के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हों। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। क्या इस लड़की ने ठीक किया? तो अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।